अगर मैं आपसे कहूं कि महात्मा गांधी आपकी शादी के जश्न में बंदूकबाजी यानी कि जो पटाखों के साथ आप बंदूक की फायरिंग करते हैं उसका रास्ता आसान करना चाहते थे, वो आपको कानूनी अधिकार देना चाहते थे कि आप भी बिना किसी रोक टोक के अपनी शादी में धनाधन फायरिंग करें, तो आपको कैसा लगेगा? अटपटा लगेगा? लगना भी चाहिए। अहिंसा के पुजारी अगर इस तरह की बात कर रहे हो तो। पर कुछ तो सच्चाई है इस बात में। आज आपको इसी आंशिक सच्चाई की यात्रा पर लेके चलते हैं। फिलहाल शादियों का सीजन चल रहा है और एक अनुमान के अनुसार हिंदुस्तान में औसतन प्रतिदिन 30,000 शादियां होती है। इस हिसाब से महीने में लगभग 10 लाख शादियां और पूरे साल में लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा शादियां होती है। इस तरह से लगभग एक साल में 2 करोड़ लोग का स्टेटस सिंगल से मैरिड हो जाता है। साल के कुछ महीने तो ऐसे भी होते हैं जब एक ही महीने के अंदर 30-30 लाख शादियां हो जाती है। उदाहरण के लिए 4 नवंबर 2022 से लेकर के 14 दिसंबर 2022 के दौरान तकरीबन 32 लाख शादियां हुई थी इस हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में शादियों का सीजन अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए बिहार, बंगाल या उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वहां ज्यादातर शादियां आपको मई जून में दिखेगा। उसी तरह से जब दिल्ली, हरियाणा या पंजाब या राजस्थान की तरफ जाएंगे तो वहां ज्यादातर शादियां दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में, नवंबर के महीने में यानी कि सर्दी में होती है। शादियों में खर्च करने के मामले में हिंदुस्तान दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा खर्चीला देश है। एक देश जो भुखमरी के मामले में 121 देशों की सूची में 107वें स्थान पर है, वो शादियों में फजूल खर्ची के मामले में 5वें स्थान पर है। हिंदुस्तान में अपनी शादियों में सिर्फ दहेज में ही खर्चा नहीं करते हैं लोग, बल्कि नाच गान से लेकर के हवाई फायरिंग पे करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, बहा देते हैं, उड़ा देते हैं। शादियों के दौरान इन फायरिंगों में प्रत्येक वर्ष लगभग हजारों लोग घायल होते हैं और कम से कम सैकड़ों लोग की जान चली जाती है। मारे जाने वाले लोगों में की लिस्ट में दूल्हा से लेकर के, दुल्हन से लेकर के, उसके दोस्त, माँ बाप, भाई बहन, पड़ोसी से लेकर के यहाँ तक कि बैंड बाजे वाले, फोटो खींचने वाले सब लोग शामिल होते हैं। कई बार तो दूल्हा या दुल्हन खुद ऐसी गोलियों का शिकार हो जाते हैं। 9 जून 2023 को बिहार में ही भोजपुर जिले में एक संदेश पुलिस स्टेशन है, वहां पे एक डिहरी गांव में एक शादी के दौरान दूल्हे की गोली से दूल्हे की मां का ही जान चला गया। इस वर्ष जून के पहले हफ्ते तक सेलिब्रिटी फायरिंग में लगभग 25 लोगों की जानें जा चुकी है सिर्फ अकेले बिहार के अंदर। इसी तरह से 22 मई 2022 को बेगूसराय जिले में एक शादी में दूल्हे की गोली से उसके दोस्त की ही जान चली गई। अगले महीने जून में 2022 में ही अररिया में एक अन्य शादी के दौरान न सिर्फ दूल्हे की भाभी की जान गई बल्कि खुद दूल्हा समेत उसके 6 लोग भी घायल हो गए, उसके दोस्त थे। इसी तरह 7 जुलाई 2019 की रात को शाहपुर पुलिस स्टेशन में विजापत एक क्षेत्र है, वहां शादी के दौरान दूल्हे के दोस्त ने गोली चलाई और दूल्हे की जान चली गई और उसके साथ साथ दूल्हे का भाई भी घायल हो गया। साल 2019 में इस तरह की सेलिब्रिटी फायरिंग में लगभग 25 लोगों की मौत हुई थी। बिहार में हर साल ऐसी शादियों और विवाहों में या अन्य तरह के जश्नों में के कार्यक्रम में लगभग 2 दर्जन से भी अधिक लोग मारे जाते हैं हर साल। बिहार में इस तरह की आयोजनों में गोलियां चलना गैर कानूनी है, फिर वो चाहे गोली लाइसेंस वाली बंदूक से ही क्यों ना चली हो। शादियों में ऐसी हवाई फायरिंग 2 तरह की गोली बंदूकों से होती है। एक होता है गैंग ऑफ वासेपुर वाला फटके फ्लावर हो जाने वाला तमंचा और दूसरा होता है सरकार के द्वारा दिए गए लाइसेंस वाले बंदूकधारी लोग। एक आंकड़े के अनुसार हिंदुस्तान में कुल 35 लाख हिंदुस्तान में बंदूकधारी लोग हैं जो गाहे बगाहे कहीं ना कहीं से शादी ब्याह में आते हैं और क्रिकेट टूर्नामेंट से लेकर के किसी भी तरह के सेलिब्रेशन में अपने बंदूक लहराने शुरू कर देते हैं। इस तरह के जश्न के कार्यक्रम के दौरान हवा में गोली चलाने की प्रथा हिंदुस्तान के लगभग सभी राज्यों में है। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है। हरियाणा में तो हिंदू महासभा की एक उपाध्यक्ष थी जिनका नाम देवी ठाकुर था, साध्वी देवी ठाकुर। वो और उनके 6 सहयोगी ने नवंबर 2016 में एक एंगेजमेंट में कार्यक्रम के दौरान सेलिब्रिटी गन फायर किया और दूल्हे की मामी की मृत्यु हो गई। उनके साथ साथ 4 लोग और भी घायल हो गए। इसी तरह उत्तर प्रदेश के ही बरेली के इज्जत नगर में 30 अक्टूबर 2019 को एक व्यवसायी थे अजय मेहता, वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ गन लेकर के सड़क पे निकल गए और दनादन फायरिंग करने लगे, डायलॉग मारने लगे, तेरा क्या होगा कालिया। बच्चे उनके साथ थे।
जब पुलिस वाले एक्टिव हुए और मामला दर्ज किया तो महानुभाव ने कहा कि उनकी पिस्टल खिलौने वाली पिस्टल है, बच्चों वाली है। हालांकि उत्तर प्रदेश ने हाल ही में सेलिब्रेटरी फायरिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया था, उसके बावजूद ये महानुभाव ऐसा कर रहे थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की सृष्टि राय और मनोज कुमार पाठक ने जनवरी 2017 से जून 2021 के दौरान बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय के जो अंदर हॉस्पिटल है उसमें सेलिब्रेटरी फायरिंग के आए 128 मामलों के ऊपर रिसर्च किया। इस रिसर्च के अनुसार सेलिब्रेटरी फायरिंग के सबसे ज्यादा मामले शादियों के दौरान ही होते हैं और उसके बाद सेकेंड नंबर पे राजनीतिक कार्यक्रम, जहां नेताजी अपने जीत के जश्न में या किसी और तरह के जश्न में विजय उत्सव करते हैं, गोलियां चलाते हैं। हालांकि चौंकाने वाली बात इस रिसर्च में सबसे ज्यादा ये आई सामने कि कोविड के दौरान भी ऐसे सेलिब्रेटरी फायरिंग के मामले बढ़े नहीं, घटे नहीं, जिस दौरान सरकार ने किसी भी तरह का रैली, किसी भी तरह की शादी पर प्रतिबंध लगा रखा था। इसी तरह का एक रिसर्च पाकिस्तान में भी हुआ। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर में लिकायत यूनिवर्सिटी है, वहां के हॉस्पिटल के अंदर 2009 से लेकर के दिसंबर 2010 के दौरान 2 सालों के दौरान ऐसे 144 मामले आए जो सेलिब्रेटरी गन फायर के थे। इस रिसर्च में भी यही बात खुल करके सामने आई कि सबसे ज्यादा सेलिब्रेटरी गन फायरिंग के मामले शादियों में भी होते हैं, यानी कि पाकिस्तान में भी सबसे ज्यादा गोलियां शादियों में, निकाहों में होती है। दूसरे नंबर पे राजनीतिक जलसे और तीसरे नंबर पे जो नौवर्ष में लोग फायरिंग करते हैं। इसके अलावा लोग क्रिकेट, हॉकी के मैदान में जब जीत होता है या हार होता है तो उसमें लोग इस तरह के काम करते हैं। पंजाब में, जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहां तो पतंगबाजी के दौरान भी बंदूकबाजी होती है। ऐसी बंदूकबाजी सिर्फ भारत पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, अफगानिस्तान से लेकर के अरब और दक्षिण अमेरिका से लेकर के अफ्रीका के लगभग सभी देशों में ऐसी घटनाएं आम है। हिंदुस्तान में तो फिर भी ऐसे मौकों पर बंदूकों का इस्तेमाल करने से संबंधित जो कानून बनाए गए हैं, जो लाइसेंस प्राप्त करने के जो नियम हैं, वो बाकी देशों की तुलना में अधिक जटिल है। हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में 1878 से पहले बंदूक रखने के लिए किसी को कोई भी लाइसेंस रखने की जरूरत नहीं थी, यानी कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी लाइसेंस के बंदूक रख भी सकता था और चला भी सकता था। लेकिन 1878 के बाद अगर कोई भारतीय को बंदूक रखना होता था या उसका इस्तेमाल करना होता था तो उसे ब्रिटिश सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, लाइसेंस लेना पड़ता था। हालांकि ये लाइसेंस का जो कानून है ये सिर्फ भारतीयों पे लागू होता था, ब्रिटिश नागरिकों पे या ब्रिटिश अधिकारियों पे ये नहीं होता था लागू। इसी के खिलाफ भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इस तरह के जो भेदभाव के कानून बनाए गए थे, भारतीयों के लिए अलग, यूरोपियों के अलग, इसके खिलाफ स्वतंत्रता सेनानियों ने कई बार आवाज भी उठाई। 1931 में महात्मा गांधी ने एक तैयार किया कराची रेजोल्यूशन, जिसमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों को दिए जाने वाले 7 मुख्य अधिकार शामिल किए गए थे। इन 7 मूल अधिकारों में से चौंकाने वाली बात यह है कि महात्मा गांधी ने 7वां अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार था, उसमें सेलिब्रेटरी गन फायर करने का अधिकार भी शामिल था। लोगों को गन रखने का अधिकार भी महात्मा गांधी ने मांगा। जाहिर था कि ब्रिटिश सरकार ऐसा कोई भी अधिकार भारतीयों को नहीं देने वाली थी, चाहे वो महात्मा गांधी ही क्यों ना मांग कर रहे हो। लेकिन 1931 से पहले भी गांधी इस तरह की बातें कर चुके थे, इस तरह के अधिकार भारतीयों के लिए मांग चुके थे। साल 1918 में भी ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को गन रखने के अधिकार से वंचित करने के ऊपर महात्मा गांधी ने विरोध किया था। महात्मा गांधी के साथ और लोगों ने भी विरोध किया था। आजाद हिंदुस्तान में जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब भी कई लोगों ने गन रखने के अधिकार पर चर्चा किया संविधान सभा के अंदर। इस मुद्दे पर संविधान सभा की बहस में 1 दिसंबर 1948 को एच.वी. कामत ने संविधान की धारा 13 में बंदूक रखने के अधिकार की मांग की थी। इस मांग के दौरान उन्होंने कराची रेजोल्यूशन, जो महात्मा गांधी ने लिखा था, उसकी पंक्तियों को पढ़ा और ये कहा कि अगर महात्मा गांधी इस तरह की मांग को डिमांड कर रहे थे तो आज भी होना चाहिए। यानी कि संविधान सभा में भारतीयों को बंदूक रखने का अधिकार दिलवाने के लिए महात्मा गांधी का इस्तेमाल किया जा रहा था, अहिंसा वाले महात्मा गांधी का इस्तेमाल किया जा रहा था। एच.वी. कामत ने महात्मा गांधी के अलावा 1923-24 में नागपुर में आर्म्स एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह किया गया था उसका भी चर्चा किया।
ये सत्याग्रह लगभग 6 महीने चला था, जिसमें लगभग सभी पार्टियों के लोग शामिल हुए थे। उनमें कांग्रेस भी शामिल था। उन्होंने यानी कि एचवी कामत ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया कि अगर कराची रेजोल्यूशन का यह मांग यानी कि गन रखने का मांग संविधान में शामिल नहीं होता है तो कांग्रेस अपने ही वादों से मुकर रही है, जो कि सच भी है। वो अपने इतिहास से मुकर रही है। तमाम तर्कों के बावजूद संविधान सभा में एचवी कामत के सुझाव को रिजेक्ट कर दिया गया। भारतीय संविधान में कानून में बंदूक रखने संबंधित कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन संविधान के लागू होने के लगभग 9 साल के बाद आजाद हिंदुस्तान का पहला आर्म्स एक्ट वर्ष 1959 में बना, जब आर्म्स एक्ट लोकसभा में और राज्यसभा में पास किया गया। अब तक देश में जमींदारी प्रथा खत्म हो चुकी थी, क्योंकि जमींदारी सबसे ज्यादा गन इस तरह का इस्तेमाल करते थे। इस नए हथियार कानून के अनुसार बिना लाइसेंस के किसी भी भारतीय को बंदूक रखने का या उसका इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं दिया गया, पूरी तरह से बैन कर दिया गया। लेकिन इसमें एयरगन का इस्तेमाल पे पाबंदी नहीं लगाई गई। इसके अलावा लाइसेंस भी अगर आपको लेना है तो वो लाइसेंस सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक गन का नहीं मिलेगा। कानून की बात करें तो हिंदुस्तान में बिना लाइसेंस के तो तीर, धनुष, भाला, कृपाल, तलवार भी कोई नहीं रख सकता है, वो भी गैर कानूनी है। लेकिन हकीकत क्या है, ये आप राजनीतिक रैलियों से लेकर के धार्मिक रैलियों में खुद देख सकते हैं। जब भगवान के नाम पे और धर्म की रक्षा के नाम पर खुलेआम नंगे तलवार से लेकर कृपाल, भाला आदि का नुमाइश होता है, और उन्हें रोके भी कौन। एक तरफ तो हिंदुस्तान में यूनिवर्सल सिविल कोड की बात हो रही है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान में आज भी यूनिवर्सल क्रिमिनल कोड नहीं है। उदाहरण के लिए गोरखा को खुखरी रखने का अधिकार है। खुखरी एक तरह का खतरनाक चाकू होता है। इसी तरह से सिख को, जो निहंग सिख होते हैं, उनको तलवार, कृपाल रखने का अधिकार है। इसी तरह से इसके लिए उन्हें कोई लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से उड़ीसा में कोहवा समाज है, उनके लोगों को तलवार के साथ साथ बंदूक रखने का भी अधिकार दे दिया गया। 2004 में ही आनंद मार्ग समाज के लोगों को त्रिशूल रखने का भी अधिकार दिया गया। मुस्लिम में सिया संप्रदाय के लोगों को मुहर्रम के दौरान चाकू और तलवार की नुमाइश करने से कोई नहीं रोक सकता है, उन्हें यह कानूनी अधिकार दिया हुआ है। यूनिवर्सल कोड की मांग करने वाले और यूनिवर्सल क्रिमिनल कोड का दावा करने वाले देश में अगर इस तरह के कुछ खास समुदायों को विशेष अधिकार रहेगा तो उनके गलत इस्तेमाल की भी संभावना बनी ही रहेगी। शादियों से लेकर के राजनीतिक रैलियों और अन्य तरह के जलसों में लहराने वाले तमंचे पर डिस्को होते रहेंगे। दूल्हे के शादी में कभी दुल्हन तो कभी खुद दूल्हा, उसका भाई, उसका दोस्त, पड़ोसी या आम बाराती या कहें कि उस बारात में काम करने के लिए आने वाले, बैंड बाजा बजाने वाले, कैमरा चलाने वाले लोग भी इसमें गायब होते रहेंगे, मरते रहेंगे। हालांकि 2019 में भारत सरकार ने एक कानून में बदलाव किया सेलिब्रेटरी गनफायर को लेकर के, और अब हिंदुस्तान के अंदर सेलिब्रेटरी फायरिंग, किसी भी तरह की सेलिब्रेटरी फायरिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लेकिन ऐसे सेलिब्रेटरी फायरिंग के लगातार आंकड़े हिंदुस्तान में बढ़ ही रहे हैं। अब आपको तय करना है कि हिंदुस्तान में कानून का राज है या फिर तमंचे पे डिस्को करने वाला राज्य है। फिलहाल अगर आपको न्यूज़ हंटर का ये एपिसोड पसंद आया है तो हमें ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें ऐसे विषयों का सुझाव भी दीजिए जिस पर हम आपसे इस तरह की खबर से बढ़कर कहानियाँ सुनाएं। आपका प्यार हम पर बना रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।